न्यूज 18 की पलकी शर्मा की स्पीच पूरी दुनिया में इस वक्त वायरल हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पलकी शर्मा की स्पीच की तारीफ की और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस वीडियो को शेयर भी किया। लंदन के ऑक्सफोर्ड यूनियन में पिछले साल पलकी शर्मा ने यह स्पीच दी थी और ऐसे में पलकी शर्मा की यह स्पीच जबकि पूरी दुनिया में इस वक्त वायरल है, पूरी दुनिया में सुनी जा रही है कि आखिर पलकी शर्मा ने ऑक्सफोर्ड यूनियन में क्या कहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पलकी शर्मा की स्पीच की तारीफ की है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए यह वीडियो प्रधानमंत्री ने भी साझा किया है। और अब हम आपको बताते हैं कि ऑक्सफोर्ड यूनियन आखिर है क्या, जहां पर पलकी शर्मा ने यह भाषण दिया और वो भाषण पूरी दुनिया में वायरल हो गया। दरअसल पूरी दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित डिबेट सोसाइटी है ऑक्सफोर्ड यूनियन। पिछले साल इसकी स्थापना के 200 साल पूरे हुए और दुनिया की प्रमुख शख्सियतों की मेजबानी करता है यह ऑक्सफोर्ड यूनियन। राजनीति, शिक्षा और संस्कृति के विषयों पर बहस का दुनिया भर का एक बड़ा मंच माना जाता है। बहस के जरिए मुक्त भाषण के सिद्धांत को कायम रखना ऑक्सफोर्ड यूनियन का मकसद है और यहीं पर पहुंची थी न्यूज 18 की पलकी शर्मा भी, जिनका यह भाषण पूरी दुनिया में वायरल हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसे साझा किया। करीब एक साल पहले न्यूज 18 की पलकी शर्मा ने ऑक्सफोर्ड यूनियन में अपनी स्पीच में अपने देश के लिए क्या कहा था, जिसकी पूरी दुनिया भर में इस वक्त चर्चा हो रही है। आप भी सुनिए। थैंक यू मिस्टर प्रेसिडेंट। गुड इवनिंग सभी को नमस्कार। आज रात हम भारत के भविष्य को लेकर बात कर रहे हैं। मैं अपनी बातों को सिर्फ एक वाक्य में कहना चाहती हूँ जो मैंने व्हाइट हाउस से लिया है। वो ये कि नई दिल्ली जाइए और खुद ही देख लीजिए। लेकिन मुझे बोलने के लिए ज्यादा समय दिया गया है तो मैं वो बताऊंगी जो मैंने देखा। सप्ताह की शुरुआत में मैं दिल्ली एयरपोर्ट जा रही थी। वहाँ बहुत ट्रैफिक था। एक जगह पर कार रुक गई। सड़क के किनारे मैंने दो सामान बेचने वालों को देखा। एक फल बेच रहा था और दूसरा नारियल पानी। मेरा ध्यान इस बात ने नहीं खींचा कि वो क्या बेच रहे हैं, मेरा ध्यान इस बात ने खींचा कि वो कैसे बेच रहे हैं। दोनों ने QR कोड लगाया हुआ था और सामान खरीदने वाला एक एक ग्राहक QR कोड को स्कैन करके पैसे दे रहा था। मेरे लिए ये आज के भारत की तस्वीर है। ये 3 तरह के डेवलपमेंट को दिखाता है। कई डेवलपमेंट में से 3 जिन्हें मैं आज रात बताना चाहूंगी। पहला है वित्तीय समावेश। दोनों सामान बेचने वालों के बैंक अकाउंट फोन से जुड़े थे। दूसरी बात, इंटरनेट और मोबाइल की पहुंच, जिसे हम डिजिटल इंडिया कहते हैं। 9 साल पहले ये सिर्फ 15% था, आज ये 48% है। और तीसरी बात जो मैंने देखी, एयरपोर्ट ने प्रस्ताव को अच्छी तरह से पेश किया है। लेकिन इस शाम मैं दोहराना चाहूंगी कि मोदी का भारत सही रास्ते पर है। और ये कैसे तय होगा कि रास्ता सही है या गलत? आप नंबर, डेटा, सर्वे रिपोर्ट देखें। जैसे मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी, मैं ये सभी आपसे साझा करूंगी, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसा भी बताना चाहूंगी जो व्यक्तिगत और महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि जिस पर ध्यान नहीं जाता है। आज के भारत में रहने के अनुभवों की बात कर रही हूँ। मैंने भारत के अलग अलग दौर देखे हैं जहाँ बेहतरीन नीतियों और प्रतिष्ठा को त्याग दिया जाता था। खुद पर संदेह करने वाला भारत, जहाँ वैश्विक राय के आधार पर फैसले होते थे। लेकिन आज एक आत्मविश्वास से भरा भारत है जो नेतृत्व और प्रेरणा से भरा हुआ है। भारतीय अपने देश में समृद्ध हैं। आप उसका नुकसान नहीं कर सकते। भारतीय अपने घर पर अधिक समृद्ध हैं, देशों में आत्मविश्वास से भरे हुए। मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि लंदन एयरपोर्ट के इमिग्रेशन काउंटर पर मैंने क्या देखा। मैंने देखा कि कैसे भारतीय गर्व से अपना पासपोर्ट दिखा रहे हैं बिना किसी बेचैनी या हिचक के। मैं ये भी कह सकती हूँ कि इमिग्रेशन अधिकारी काफी इम्प्रेस थी, या शायद वो भारत की प्रशंसक थी, या वो परेशान थी कि वो ऋषि सुनक के रिश्तेदारों के बीच में हैं। हमें गर्व है कि हम दुनिया के साथ क्या साझा कर रहे हैं। बॉलीवुड, मसाला चाय, योग, क्रिकेट। आज भारत एक विशाल सॉफ्ट पावर है। भारत एक डरपोक लोकतंत्र नहीं है जो आतंकवाद या विश्वासघात को बर्दाश्त करे। जब पाकिस्तान के आतंकवादियों ने कश्मीर के पुलवामा पर हमला किया, तब भारत ने बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक की।
आज का भारत कमजोर नहीं है, ये वैश्विक शक्ति है जिसे नजरअंदाज किया गया है। आज आक्रमण और उपनिवेशवाद इतिहास का हिस्सा है, हमारी पहचान नहीं। हमने वर्षों की पराधीनता से आकार लिया है, लेकिन हम उनसे परिभाषित नहीं होते। हम अपनी वैश्विक जिम्मेदारियों के प्रति उत्साहित हैं, चिंतित नहीं। हमारे आत्मविश्वास में ये बदलाव हमारे देश की तरक्की से आया है, जिसने हमें नंबरों के पायदान पर भी बढ़ाया है। मैं भारत की कल्याणकारी राज्य प्रणाली से शुरुआत करूंगी और कैसे पिछले दशक में इसकी शुरुआत हुई। 110 मिलियन नए गैस कनेक्शन, 470 मिलियन बैंक अकाउंट, 220 मिलियन बीमा लाभार्थी। ये कल्याणकारी अवधारणा भारत के लिए नई नहीं है, ये बहुत समय से है। इसमें नई बात है एक कोशिश। ये जेब में ज्यादा पैसा रखने की बात नहीं है, ये लोगों को सशक्त करने की बात है। नतीजा एक बार फिर नंबरों के रूप में गवाही देता है। भारत की प्रति व्यक्ति आय 2014 में 86,000 थी, जो अब 1,72,000 है, यानी दोगुनी। और इसके पीछे बड़ा कारण है महंगाई में गिरावट। 9 साल पहले 8% से ज्यादा थी, जो अब 6% से कम है। देवियों और सज्जनों, और ये तब हो रहा है जब पूरी दुनिया वैश्विक संकट का सामना कर रही है। FDI और विदेशी व्यापार दोनों अपने उच्चतम स्तर पर है, और तरक्की का मंत्र है कनेक्टिविटी। और मुझे ब्रिटिश लोगों को बताने की जरूरत नहीं कि आपने अपने उपनिवेशों में सबसे पहले सड़कें और रेलवे को बनाया। हमारे विकास की गाथा 2 भारत के बारे में है। पहला भागता दौड़ता शहरी भारत, और दूसरा धीमी रफ्तार से चलता ग्रामीण भारत। आज हम इन दोनों भारत को जोड़ने की कोशिश में लगे हैं, और रोजाना हम 38 किलोमीटर से ज्यादा हाईवे बना रहे हैं, जो बीते 7 सालों की तुलना में 50% ज्यादा है। 2014 की तुलना में एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हो चुकी है, बंदरगाहों की संख्या भी दोगुनी हो चुकी है। ये कनेक्टिविटी भारत को आगे ले जा रही है। आपने GST का जिक्र किया। हमारा संविधान कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ है, जो हमारी महानता को प्रदर्शित करता है। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि 28 अलग अलग राज्यों की अर्थव्यवस्था, अलग अलग टैक्स, अलग अलग व्यापार, सरकार ने इन सबको जोड़कर एक सिंगल भारतीय बाजार बनाने की कोशिश की। इसमें समय लगा, लेकिन आज इसका नतीजा ये है कि टैक्स कलेक्शन अपने सर्वोच्च स्तर पर है। 2017 की तुलना में करदाता दोगुने हो चुके हैं। मेरे पास बहुत सारे आंकड़े हैं, लेकिन आपको मेरी बात समझ में आ गई है, इसीलिए अब मैं भारत की वैश्विक स्थिति के बारे में बात करूंगी, क्योंकि आपका रास्ता भी दुनिया में आपके रोल के बारे में है। विवाद खड़े करने वाले हैं या देशों के बीच सहमति बनाने वाले। मुझे लगता है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत आज कहां खड़ा है। भारत क्वाड और SCO का मेंबर है। भारत को G7 में न्योता दिया गया। भारत ब्रिक्स का भी मेंबर है। भारत पश्चिम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है और ग्लोबल साउथ की भी अगुवाई कर रहा है। और भारत ये कैसे कर रहा है? क्योंकि हम दुनिया में बहुत बड़ा रोल नहीं निभा रहे हैं, बल्कि हम सही रोल निभाने की कोशिश कर रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में भारत ने किसी का पक्ष नहीं लिया, और मैं जानती हूँ कि ये बात यहाँ कई लोगों को अचरज में डाल देती है, लेकिन भारत की सोच एकदम साफ है। ये हमारे राष्ट्रहित में नहीं है कि हम किसी का पक्ष लें और हालात को और बिगाड़ दें। भारत के रूस और पश्चिम के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं, और हम इन्हें बरकरार रखना चाहते हैं। ये ऐसा है कि जब आपके 2 अच्छे दोस्त लड़ते हैं, तो क्या आप किसी एक का साथ देकर हालात को बिगाड़ते हैं, या फिर आप समझदारी की बात करते हैं और उनमें सुलह करवाने की कोशिश करते हैं? मैं जानती हूँ कि एक अच्छा मित्र क्या करता है, और मैं देख रही हूँ कि भारत क्या कर रहा है। भारत ने हमेशा समाधान का हिस्सा बनने की कोशिश की है, न कि समस्या का। हमारे पड़ोस को देखिए। जब श्रीलंका डूब रहा था, भारत ने उसको $4 बिलियन देकर मदद की, वो भी बिना किसी शर्त और आशा के। बहुत से लोग कहते हैं कि दक्षिण एशिया से भारत की पकड़ कमजोर हो रही है, लेकिन मैं कहती हूँ कि भारत ने कभी दक्षिण एशिया को कंट्रोल में लेने की कोशिश नहीं की। नई दिल्ली दूसरे देशों के साथ आपसी सम्मान और बराबरी के आधार पर रिश्ते बना रही है, और नतीजे ये दिखाते हैं कि नेपाल और भूटान जैसे देश भारत के ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। पड़ोसी देशों से छात्र भारत में पढ़ने आते हैं। इस सरकार को बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी में महारत हासिल है, और ये सरकार इसे बखूबी आगे बढ़ा रही है। इन सभी पहलों ने भारत को लोकप्रिय बनाया है। चीन के विस्तारवाद के खिलाफ पूरी दुनिया आज हमारे साथ खड़ी है। ग्लोबल साउथ अपनी अगुवाई के लिए हमारी तरफ देखता है, ग्लोबल नॉर्थ साझेदारी के लिए हमारी तरफ देखता है। मैं समझती हूँ कि ये हमारी महान कूटनीति की बानगी है, जब पूरी दुनिया में आपको प्यार और सम्मान मिलता है।
सबसे अहम ये कि जब आप पर विश्वास किया जाता है। कोरोना काल में भारत ने इसकी मिसाल पेश की। जब दुनिया इंसानियत के मूल्यों को भूल गई, उस वक्त भारत ने 100 देशों को 24 करोड़ वैक्सीन भेजी। और आपने पापुआ न्यू गिनी में उसका नतीजा देखा। जब पीएम मोदी वहां गए तो वहां के पीएम ने उनके पैर छुए। ये व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि पूरे भारत देश के लिए उनका धन्यवाद था। अब कुछ घरेलू मुद्दों की बात करते हैं। कश्मीर का मुद्दा उठाया गया। इस सरकार ने आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया। आज कश्मीर की अर्थव्यवस्था बेहतर है। 1.8 करोड़ पिछले साल 1.8 करोड़ सैलानी घाटी घूमने गए। ये भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा है। कश्मीर को उसका पहला विदेशी निवेश मिल रहा है, और वो भी यूएई की कंपनी से। लेकिन ये चूंकि कश्मीर की बात है, इसीलिए हमें सिर्फ आंकड़ों पर ही सिमटना नहीं चाहिए। हमें सुरक्षा पर भी बात करनी चाहिए। पिछले कुछ सालों में घाटी में आतंकी हमले लगभग आधे हो चुके हैं। सुरक्षा बेहतर है, अर्थव्यवस्था बेहतर है, कश्मीर बेहतर है। हमने एक ऐतिहासिक गलती को सही किया है, जो हम पर थोपी गई थी। मैं धार्मिक असहिष्णुता पर कुछ कहना चाहूंगी। किसी एक बात को मुद्दा बनाकर पूरे देश पर उंगली उठाना आसान होता है, लेकिन चुनिंदा मामले ना तो भारत की तस्वीर पेश करते हैं, ना ही सरकार की। तस्वीर तो उनकी नीतियां पेश करती हैं, और मैं आपको उनकी नीतियां बताती हूँ। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में मुस्लिम छात्रों को पिछली सरकार के मुकाबले ज्यादा स्कॉलरशिप मिली। मैं 20 लाख ज्यादा मुस्लिम छात्रों की बात कर रही हूँ। अगर उनको हाशिए पर ही धकेलना होता तो इतनी स्कॉलरशिप क्यों दी जाती? सरकार की हज पॉलिसी देखिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद सऊदी अरब की सरकार से 2014 में भारत का हज कोटा बढ़ाने के बारे में बात की थी। ये कोटा 2014 में 1,36,000 था, और 2019 में ये 2 लाख से ज्यादा हो गया। और अगर मुस्लिमों को हाशिए पर लाना होता तो हज कोटे को क्यों बढ़ाया जाता? इस सरकार ने ट्रिपल तलाक को खत्म किया। आप इसे सुधार कहेंगे या दमन? मैं आपको 2021 की प्यू स्टडी के बारे में बताती हूँ, जो यहाँ रात को उठाए गए हर तर्क का जवाब देती है। रिपोर्ट में पाया गया कि भारत के 89% मुस्लिम और ईसाई मानते हैं कि उन्हें धार्मिक आजादी है। फिर से दोहरा रही हूँ, 89% मुस्लिम और ईसाई मानते हैं कि उन्हें धार्मिक आजादी है। मैं ये भी कहना चाहूंगी कि सभी सरकारी योजनाएं, गैस कनेक्शन, इंश्योरेंस पॉलिसी सभी धर्मों के लोगों के लिए है। क्या इसका मतलब यह है कि भारत बेहतर नहीं कर रहा? कतई नहीं। क्या आप महज एक घटना से पूरे देश की तस्वीर कैसे बना सकते हैं? जब मुझे इस आयोजन के लिए बुलाया गया तो मुझे हैरानी हुई कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी मोदी की भारत पर चर्चा के लिए इतनी उत्सुक क्यों है। भारत ने पश्चिम के पूर्वानुमानों को हमेशा चुनौती दी है। ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जो अपना रास्ता खुद बना रहा है। आज भारत पश्चिमी देशों के पैमानों पर खरा उतरने के बोझ से आजाद हो चुका है। कोई भी उपदेश भारत के आत्मविश्वास को डिगा नहीं पा रहा, और यही बात भारत के विरोधियों को पचती नहीं है। अपने राजनीतिक झुकाव की वजह से कुछ तथाकथित विशेषज्ञ भारत विरोधी तस्वीर पेश करने की कोशिश करते हैं। जैसे जीडीपी ग्रोथ 5% तक नहीं पहुंची, राफेल डील में भ्रष्टाचार हुआ, सरकार पेगासस का इस्तेमाल करके विपक्ष की जासूसी करवा रही है। ऐसी बातें सिर्फ सनसनीखेज हेडलाइन बनाने और ये दिखाने के लिए होती हैं कि भारत में कुछ भी ठीक नहीं है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की जांच में कुछ नहीं निकलता, जब भारत की जीडीपी 7% को छू लेती है, तो उन विशेषज्ञों से कोई सवाल नहीं पूछता। जब 85% हिंदू वोटर बीजेपी को वोट देता है, तो पश्चिमी देश भारत की धर्मनिरपेक्षता को कटघरे में खड़ा करते हैं। जब आप किसी देश को जज करें तो आपको तथ्यों और एजेंडा प्रेरित विचारों को अलग अलग रखना होगा। कुल मिलाकर मुझे ये कहना है कि दुनिया में किसी भी देश के लिए एक गलत राह होती है। कई तानाशाहों ने ये हमें दिखाया है, लेकिन दुनिया में कोई इकलौता सही रास्ता नहीं होता। ब्रिटेन की अपनी राह सही है और भारत के अपने सही रास्ते हैं। जब तक वो अपने लोकतंत्र का सम्मान करते हैं, संविधान का सम्मान करते हैं। किसी एक देश को दूसरे देश के पैमाने पर तोलना गलत है। यही भारत की खूबसूरती है कि 2014 से हमने 140 मिलियन भारतीयों को गरीबी से बाहर निकाला है। ऐसा हमने दर्जनों निष्पक्ष चुनावों, विरोधों और बहसों से गुजरते हुए किया है।
और आखिर में मुझे लगता है कि भारत के लोगों की स्वीकार्यता ने ये साबित कर दिया कि यही सही दिशा है, आप सही रास्ते पर हैं। भारत के लोगों ने 2019 में ही इसका फैसला कर दिया। धन्यवाद। Thank you.